नमस्कार। आपके बीच में आज हम उपस्थित हैं। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष जो हम पूरे कर रहे हैं, ये 75वां वर्ष पूरा होने को है। इसके साथ जो जुड़ी हुई स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है उसके साथ, और हम इसकी शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। भारत में जब सत्याग्रह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बिहार की जमी को चुना। चंपारण सत्याग्रह की कहानी के साथ आपके बीच हम उपस्थित थे। तब चंपारण में नील की खेती एक विशेष एग्रीमेंट के तहत कराई जाती थी, जिस एग्रीमेंट को हम लोग 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली में था क्या? अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो आपको उनमें से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, 3/20 यानी 3:20 का ये रेशियो था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठे का, तो इस प्रकार से एक बंधन था जिसमें खेती करनी पड़ती थी। चंपारण के किसान खेती करते भी थे, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते होता यह है कि बाज़ार में रासायनिक नील के आने से ये जो नील था इसकी मांग घटने लगी, क्योंकि उससे जो प्रतियोगिता का जो स्थिति बना, प्रतिस्पर्धा का जो माहौल बना, तो बाज़ार में बदले प्रतिस्पर्धी माहौल में यह नील, रासायनिक नील का सामना करने में अपने को कमज़ोर पाने लगा। स्वाभाविक है, उतनी नील की मांग अब रही नहीं, और कई नील बागान के जो नील कारखाने थे, नीलहे सब जो थे, उन्होंने अपने कारखानों को बंद कर लिया। अब किसान के सामने परेशानी थी। एग्रीमेंट बन चुका है, 3 कट्ठे में खेती करनी है, कारखाने बंद हो रहे हैं, नील को लिया नहीं जा रहा। और एक और बड़ी समस्या यह भी थी कि नील की खेती से उनकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी ये भी नष्ट हो रही थी। अब इस परिस्थिति में किसान को बड़ा मुश्किल था। इस स्थिति का लाभ, यानी कहें कि यह जो एक किसानों के सामने जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, इसका लाभ उठाया गोरे नीलहे कहने का अभिप्राय है यहाँ पर नील बागान के मालिकों ने। नील बागान के मालिकों ने लगान बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। कहा, यदि आप इस एग्रीमेंट से, 3 कठिया एग्रीमेंट से मुक्ति चाहते हैं तो आप इतना कर दें। कर को ऊंचा कर दिया। अब किसान मुश्किल में थे। खेती करते हैं तो उनको कोई लेने वाला नहीं है, खेती अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए उनको 3 कठिया प्रथा से, ये एग्रीमेंट से मुक्ति के लिए उनको टैक्स उच्च देना होता। इसका विरोध शुरू हुआ। चंपारण में विरोध का नेतृत्व किया राजकुमार शुक्ल जी ने, और इन्होंने सत्याग्रह करने की बात की। इसी दौरान 1916 ईस्वी में जब ये सब घटनाएं घट रही थी, 1916 ईस्वी में, थोड़ा सा चले पीछे की ओर हम, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस अधिवेशन कई मायनों में खास था, क्योंकि यह पहला कांग्रेस अधिवेशन था 1907 ईस्वी के बाद, जब नरम दल और गरम दल एक साथ बैठे। ध्यान में रखना, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इसकी अध्यक्षता। और इसमें महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 ईस्वी में आए तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में पर्यवेक्षक के तौर पर सम्मिलित हुए। यही मुलाकात हुई बिहार से गए राजकुमार शुक्ल और अन्य जो उनके सहयोगी कुछ थे, ब्रजकिशोर जी थे। इन लोगों की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जहां गांधी जी से उन्होंने अनुरोध किया कि आप चंपारण आएँ और चंपारण में किसानों की स्थिति को देखें। गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध को स्वीकारा। गौरतलब हो, जब उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 1916 ईस्वी वो भी वर्ष था, तो उसके बाद उन्होंने यह फैसला भी लिया था कि उन्हें भारत घूमना है, भारत देखना है। और इस कड़ी में राजकुमार शुक्ल जी का जो उनको न्योता मिला था, इसको ध्यान में रखते हुए बंगाल होते हुए बिहार की जमी पर 1917 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। और 1917 ईस्वी में जब वो पहुँचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के किसानों से मिलने की कोशिश करते हैं।
तत्कालीन जो चंपारण ज़िले के कलेक्टर थे उनको उन्होंने गांधी जी को रोकने की कोशिश की, परंतु गांधी जी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनकी अवहेलना की और किसानों से, जो नील किसान थे, उनसे उन्होंने मिलना जारी रखा। अंततः झुकना पड़ा सरकार को और चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में गांधी जी को भी रखा गया, गांधी जी को भी उस कमेटी में रखा गया। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तो उस सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजहरुल हक ब्रजकिशोर जी, नरहरि पारीख, आचार्य जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि सम्मिलित थे। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जब वो रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तो उसके बाद सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, तिनकठिया प्रणाली को रद्द करना पड़ा। चंपारण के किसानों को मुक्ति मिली इस प्रथा से, यानी नील खेती करने की जो उनकी बाध्यता थी तिनकठिया प्रणाली के तहत, इससे उनको मुक्ति मिली। गांधी जी का बिहार की धरती से चंपारण सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह का जो कहते हैं बीजारोपण जो उन्होंने किया वह अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ और उसके अच्छे फल भी प्राप्त हुए। इस प्रकार से गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ। इस कड़ी में 1919 ईस्वी में एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही चंपारण एग्रेरियन अधिनियम बनाया गया और उसके द्वारा पूर्णतः तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। थोड़ा सा चर्चा हम इसकी करें। नील की खेती से पहला आंदोलन की अगर बात की जाए कि नील की खेती के विरुद्ध भारत में पहली बार आवाज़ कब उठी, जिसका प्रमाण मिलता है वो 1859 से लेकर 61 के बीच में, 1859 से 61 के वर्ष थे बीच में ये बंगाल में इसका विरोध हुआ था, जिसके ऊपर हम लोग नील दर्पण एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें इसका दीनबंधु मित्र जी की है, इसमें बहुत विस्तार से इसका जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा जब यहाँ पर किसान सत्याग्रह सफल हुआ, उसके बाद गांधी जी का भारत में अन्य जगह पर भी, यहाँ से गांधी जी खेरा गए, फिर अहमदाबाद गए, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। एक बार फिर से संक्षिप्त में नज़र डालें। अगर हमसे ये जाना जाए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, 1917 ईस्वी में। गांधी जी से मिलने के लिए कौन गए? राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गया। राजकुमार शुक्ल जी उन दिनों चंपारण में प्रमुख किसान नेता थे और उन्होंने मुलाकात की महात्मा गांधी जी से लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में, फिर प्रमुख सहयोगी के रूप में जो इसमें सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजहरुल हक ब्रजकिशोर, नरहरि पारीख, आचार्य जे.बी. कृपलानी और राजकुमार शुक्ल आदि सम्मिलित थे। 1919 ईस्वी में गांधी जी के जो सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुए उसके प्रभाव में आकर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन अधिनियम बना कर के तिनकठिया प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया और इस प्रकार से नीलहे, गोरे नीलहे और जो नील बागान के मालिक थे उनके अन्याय, अत्याचार और शोषण से चंपारण के किसान मुक्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।